दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर मैंने केवल प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के कंसेप्ट को क्लियर किया है। अलग अलग पोल्यूटेंट्स की डिटेल स्टडी के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो पदार्थ या पदार्थों का समूह जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में होकर ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से आवश्यक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं तथा एटमॉस्फेयर की क्वालिटी एयर के कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देते हैं दोस्तों, और ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव डालते हैं दोस्तों। ये पदार्थ ही एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं दोस्तों, ये पदार्थ मिक्सचर ऑफ सॉलिड हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में भी हो सकते हैं दोस्तों, अब समझते हैं कि एयर पोल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं। सोर्सेस ऑफ एमिशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर एयर पोल्यूटेंट्स को दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहला है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ये वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो अपने स्रोत से निकलकर डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं दोस्तों, तथा अपने उसी रूप में ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा इकोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं दोस्तों। अर्थात इन पदार्थों को विपरीत प्रभाव डालने के लिए किसी अन्य पदार्थों में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इन पदार्थों की उत्पत्ति का स्रोत प्राकृतिक हो सकता है, जैसे सैंडस्टॉर्म और वोल्केनिक एक्टिविटीज, तथा अप्राकृतिक यानी कि एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, जैसे मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्री आदि से निकलने वाला धुआं या पदार्थ। अब देखते हैं दोस्तों कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के कैटेगरी में कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। यह एक रंगीन अर्थात ना दिखाई देने वाली और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है दोस्तों। इसके मुख्य स्रोत मोटर व्हीकल, इंडस्ट्री या जिन पदार्थों में सल्फर होती है उनके जलने से ये गैस निकलती है दोस्तों। यह गैस श्वसन क्रिया के दौरान हमारे नाक, मुंह, गले से होती हुई लंग्स तक पहुंच जाती है दोस्तों, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस होती है जो कि किसी भी ईंधन के पूरी तरह से ना जलने के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके मुख्य स्रोत मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट फायर आदि होते हैं दोस्तों। यह एक टॉक्सिक प्रकृति की गैस होती है और ये हमारे शरीर में हार्ट रिलेटेड डिजीज की संभावनाओं को बढ़ा देती है दोस्तों, तथा इसकी अधिक मात्रा बेहोशी एवं मौत का कारण भी बन सकती है दोस्तों। तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में इनका प्रमुख स्रोत मोटर व्हीकल या फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से निकलने वाला धुआं होता है दोस्तों, तथा रूरल एरियाज में माइक्रोबियल एक्टिविटीज इन सॉइल यानी कि जो जमीन के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके द्वारा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, तथा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती हैं जैसे खेतों में फर्टिलाइजर का उपयोग या फर्टिलाइजर का डालना भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को पर्यावरण में बढ़ाता है। इनकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारी जो श्वसन नली होती है उसमें जलन पैदा हो जाती है दोस्तों, और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। चौथा है दोस्तों पार्टिकुलेटेड मैटर।
ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में होते हैं दोस्तों। इनके पार्टिकल्स का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी कम हो सकता है दोस्तों। ये पार्टिकल्स सूक्ष्म आकार के होने के कारण श्वसन क्रिया के दौरान हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं तथा रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां पैदा करते हैं दोस्तों। दूसरी तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स। वे पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की आपस में क्रिया करने से या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करने से बनते हैं दोस्तों। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ना बनकर डायरेक्ट ही अपने स्रोत से निकलकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण ही एटमॉस्फेयर में होता है दोस्तों। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट और सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकल्स द्वितीयक वायु प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अच्छे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। वे पदार्थ जो सनलाइट की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपस में क्रिया होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं, उन्हें फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कहते हैं दोस्तों। एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओजोन गैस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं दोस्तों। सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकल, ये पार्टिकल गैसों के ठंडा अर्थात कंडेंसेशन या संघनन होने से बनते हैं दोस्तों, और प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर तथा अन्य पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप भी बनते हैं दोस्तों। ये पार्टिकल्स कोगुलेशन ऑफ वेरियस प्राइमरी पॉल्यूटेंट अर्थात प्राइमरी पॉल्यूटेंट के गाढ़ा होने या जमने से भी बनते हैं दोस्तों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, जो कि आपस में या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या अंतर होता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो डायरेक्ट ही अपने सोर्स से निकलकर और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं दोस्तों, जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स अपने स्रोत से निकलकर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि पहले वे पदार्थ अन्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं दोस्तों। दूसरा है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और पार्टिकुलेटेड मैटर हैं। अगर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके हैं ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स और सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इसके अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों। प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स डायरेक्ट ही अपने स्रोत से निकल के और लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों, जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ये अपने स्रोत से निकलने के बाद अन्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं दोस्तों, फिर इनके इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम पर पड़ते हैं दोस्तों। अगला है कि जो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको डायरेक्ट ही कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, यानी कि मानवीय क्रियाओं से फैलाए हुए होते हैं। तो मानवीय क्रियाओं को रोक कर इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों, जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनसे बनते हैं, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। इसके लिए पहले प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना होता है, फिर जो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स से बनने वाले जो नए पदार्थ हैं फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर टाइप्स।
दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।